21 सितंबर 1968 की एक बेहद सर्द और खामोश रात। नई दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय की एक खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी, जहां भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने मेज पर देश की खुफिया तंत्र की विफलता की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट रखी हुई थी। देश अभी भी 1962 में चीन के हाथों मिली करारी हार और 1985 में पाकिस्तान के साथ हुए भयानक युद्ध के गहरे जख्मों से कराह रहा था, क्योंकि देश की मौजूदा खुफिया एजेंसी विदेशी धरती पर चल रही साजिशों को भांपने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई थी। इसी गंभीर संकट के बीच इंदिरा गांधी ने एक ऐसा ऐतिहासिक और आत्मघाती फैसला लेने का मन बनाया, जिसने आने वाले दशकों में दक्षिण एशिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए एक ऐसी अदृश्य और बेरहम ढाल बनाने की ठानी, जो बिना किसी शोर के दुनिया के कोने कोने में जाकर भारत के दुश्मनों का नामो निशान मिटा सके। उसी अंधेरी रात को प्रधानमंत्री कार्यालय के पिछले दरवाजे से एक बेहद शांत और रहस्यमयी शख्स ने प्रवेश किया, जिनका नाम रामेश्वर नाथ काऊ था। जब इंदिरा गांधी ने उनके सामने देश पर मंडरा रहे खतरों का नक्शा रखा, तो काऊ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का। शुरुआत बिल्कुल शून्य से हुई थी, जहां आर.एन. काऊ के पास ना तो कोई बड़ा बजट था, ना आधुनिक उपकरण और ना ही काम करने के लिए कोई आधिकारिक दफ्तर, लेकिन उनके पास एक ऐसा विजन था जो दुनिया की सबसे शातिर खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ सबसे वफादार, चालाक और निडर अफसरों की एक बेहद गुप्त बैठक बुलाई, जिन्हें बाद में दुनिया ने काउबॉयज के नाम से जाना। ये एक ऐसा मिशन था जिसके बारे में भारत की संसद को भी भनक नहीं थी और ना ही कैबिनेट के मंत्रियों को इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। शुरुआती दिनों में इस एजेंसी के अधिकारी आम नागरिकों की तरह साधारण कपड़ों में घूमते थे, लेकिन उनकी नजरें दुनिया भर की खुफिया गतिविधियों पर टिकी हुई थी। काऊ ने अपने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए थे कि इस डार्क और रहस्यमयी दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, केवल परिणाम ही मायने रखते हैं। अगर कोई एजेंट किसी विदेशी मिशन के दौरान पकड़ा जाता है, तो भारत सरकार उससे किसी भी तरह के संबंध को सीधे तौर पर नकार देगी और उसे अपनी जंग अकेले ही लड़नी होगी। 1970 के आते आते पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक असंतोष की आग सुलगने लगी थी और पाकिस्तानी सेना वहां के मासूम नागरिकों पर जुल्म ढा रही थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी और आर.एन. काऊ के बीच आधी रात को होने वाली बैठकों का दौर और तेज हो गया था। काऊ की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि रॉ ने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही पूर्वी पाकिस्तान के भीतर घुसकर वहां के स्थानीय विद्रोहियों को संगठित करना और उन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। इस बेहद गुप्त और खतरनाक ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया जा रहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी भारत के इस चक्रव्यूह को भांपने में पूरी तरह नाकाम रही। हर दिन हर घंटे काऊ के पास सीमा पार से ऐसी खुफिया जानकारियां आ रही थीं, जो आने वाले समय में एक नए राष्ट्र के उदय की पटकथा लिख रही थीं। ये रॉ की कार्यप्रणाली का ही असर था कि जब 1971 का युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, तो भारतीय सेना के पास दुश्मन की हर एक चाल, उनके हथियारों के ठिकाने और उनकी कमजोरियों की सटीक जानकारी पहले से ही मौजूद थी। दिसंबर 1971 की शुरुआत होते ही भारतीय उपमहाद्वीप का आसमान युद्ध के काले बादलों से घिर गया था, लेकिन इस खुले युद्ध के पीछे रॉ की वो अदृश्य जंग थी जो पिछले कई महीनों से लगातार लड़ी जा रही थी। आर.एन. काऊ की कूटनीति और रणनीतिक सूझबूझ के कारण पूर्वी पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना का संपर्क अपने मुख्य मुख्यालय से पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि रॉ के एजेंटों ने उनके संचार तंत्र को पहले ही भीतर से खोखला कर दिया था। इतिहास गवाह है कि मात्र 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, जो बिना किसी शक के रॉ की स्थापना के बाद उसकी सबसे बड़ी और अचूक सफलता थी। इस ऐतिहासिक जीत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की इस नई खुफिया एजेंसी का खौफ और सम्मान दोनों रातों रात बढ़ा दिया था, जिससे दुनिया की महाशक्तियां भी सतर्क हो गई थीं। इस बड़ी सफलता के बाद भी आर.एन. काऊ और उनके जासूसों के पास जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि दक्षिण एशिया के बदलते समीकरणों के बीच भारत के खिलाफ एक और गहरी साजिश जन्म ले रही थी। 1970 के दशक के मध्य में इंदिरा गांधी को एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिली जिसने सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि चीन की सीमा से सटा हुआ सिक्किम साम्राज्य उस दौर में अंतर्राष्ट्रीय जासूसों का अड्डा बनता जा रहा था।
अमेरिका की CIA और चीन की खुफिया एजेंसियां वहां के चोग्याल शासक के जरिए सिक्किम को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में थी। अगर सिक्किम भारत के हाथ से निकल जाता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत की चिकन नेक पर सीधा खतरा मंडराने लगता, जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्से से अलग कर सकता था। इस गंभीर खतरे को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने एक बार फिर RN काउ को पूरी छूट दी और सिक्किम को बिना किसी खून खराबे के भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का एक बेहद गुप्त मिशन सौंप दिया। रॉ के जासूसों ने सिक्किम की वादियों में कदम रखते ही एक बेहद खामोश और राजनीतिक ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसकी भनक वहां के शासक को आखिरी वक्त तक नहीं लगी। काओ के एजेंटों ने वहां की स्थानीय जनता के बीच जाकर लोकतंत्र की अलग जगाई और चोग्याल प्रशासन के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसने राजा की सत्ता को पूरी तरह पंगु बना दिया। 9 अप्रैल 1975 की सुबह जब सिक्किम की जनता ने भारी बहुमत से भारत के साथ जुड़ने का फैसला सुनाया तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि बिना एक भी गोली चलाए भारत ने एक पूरे राज्य को अपने नक्शे में शामिल कर लिया था। इस ऑपरेशन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि रॉ सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि शांति के दौर में भी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की गजब की क्षमता रखती थी। 1977 के आते आते भारत की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया और आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, जिसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई। नई सरकार के कुछ मंत्रियों के मन में रॉ और उसके अधिकारियों को लेकर एक गहरा अविश्वास था, जिसके कारण इस बेहद पेशेवर एजेंसी के बजट में भारी कटौती की गई और इसके कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को बीच में ही रोक दिया गया। इसी दौर में RN काउ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके द्वारा बोया गया वो बीज अब एक विशाल और मजबूत दरख्त बन चुका था, जो हर झंझावात को झेलने के लिए तैयार था। शून्य से शुरू होकर दुनिया की सबसे खतरनाक और सम्मानित खुफिया एजेंसियों की फहरिस्त में शामिल होने का रॉ का ये सफरनामा आज भी भारत की सुरक्षा गाथा का सबसे डार्क, रहस्यमयी और गौरवशाली अध्याय माना जाता है, जिसके किरदार इतिहास की पन्नों में हमेशा के लिए बेनाम रह गए।